हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूँ शैली। आज मैं लेके आई हूँ विवादित किताब सीरीज में उस किताब के बारे में जिसके छपते ही हंगामा मच गया था। लेखिका के ऊपर बहुत तरीके से प्रहार होने लगे थे, लेकिन किताब इतनी चुस्त दुरुस्त थी और तथ्यों के साथ सामने रखी गई थी कि आलोचकों को अपना मुंह बंद करना पड़ा था। यह किताब मील का पत्थर साबित हुई। 1949 में जब यह प्रकाशित हुई, उसके बाद से अभी तक पूरे विश्व में यह पढ़ी गुनी जाती है। स्त्रियों के लिए तो यह गीता रामायण या बाइबिल जैसा स्थान रखती है। विश्व की सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं फ्रेंच लेखिका सिमोन दी बोवार की प्रसिद्ध कृति जो है द सेकंड सेक्स के बारे में बात कर रही हूँ। हिंदी में इसका अनुवाद किया है डॉक्टर प्रभा खेतान ने स्त्री उपेक्षिता के नाम से। यह किताब ऐसी है ही कि जहाँ भी जाती है तहलका मचा देती है। प्रभा दी ने जब इसका अनुवाद किया तो हिंदी में भी इसका कहीं स्वागत हुआ तो कहीं आलोचना हुई और प्रभा खेतान को इस किताब ने स्थापित कर दिया। द सेकंड सेक्स वही किताब है जिसकी एक युक्ति जो है बहुत प्रसिद्ध है, स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। जब आप यह किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यह सत्य है। 1949 में जब यह किताब प्रकाशित हुई थी तब स्त्रियों की स्थिति बहुत ही खराब थी सभी देशों में, सभी जगह। आज बहुत कुछ सुधार आया है, पर इस किताब को पढ़ के यह पता चलता है कि अभी मंजिल बहुत दूर है, रास्ता तो बहुत लंबा है। यह किताब हमें यह बताती है कि विकसित देश हैं, यह हमें लगता है कि विकसित देश हैं तो वहाँ पे स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी होगी। नहीं, देश चाहे विकसित हो, विकासशील हो या अविकसित, स्त्रियों की स्थिति कमोबेश ऐसी ही रही और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत सारे आंदोलन करने पड़े। स्त्रियों को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। हालांकि जब काम का बंटवारा हुआ था स्त्री और पुरुष के बीच, तब जो कार्य स्त्रियों के जिम्मे आए वह उन्हें कमतर समझते हुए नहीं दिए गए थे, लेकिन कालांतर में स्त्रियों की ऐसी स्थिति बना दी गई, उन्हीं कामों की वजह से उन्हें दोयम दर्जे का स्थान दिया गया। स्थिति इतनी विकट होती चली गई कि वे मुख्य धारा से जैसे गायब ही हो गई, जैसे उनका कोई अस्तित्व समाज में, परिवार में हो ही नहीं। उसी अस्तित्व की पड़ताल करती है यह, उसी स्त्रियों के पुरुष के समकक्ष होने की बात करती है यह किताब। इसलिए पुरुषवादी समाज में इस किताब को लेकर के हंगामा तो मचना ही था। जब यह किताब सामने आई थी, सिमोन दी बोवार को बहुत ज़्यादा आलोचना झेलनी पड़ी थी। चौतरफा मार थी, लोग इसकी आलोचना कर रहे थे और स्त्रियां इसे हाथों हाथ ले रही थी। बहुत सारे पुरुषों ने भी इसे सराहा। जिन्होंने भी इस किताब को शिद्दत से पढ़ा, उन्होंने माना कि हाँ, स्त्रियां क्या हैं, कैसे बनी और उनका मुकाम क्या है, उन्हें पुरुषों के मध्य स्थान मिलना चाहिए या नहीं। इस पे एक चिंतन तो इस किताब ने शुरू कर ही दी थी। काम के घंटे की बात हो या बराबरी का दर्जा, सबके लिए स्त्री को लंबा संघर्ष करना पड़ा है। यह संघर्ष तो अभी जारी ही है। मूल रूप से यह किताब फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। सिमोन दी बोवार फ्रेंच की मशहूर लेखिका हैं। सात्र के अस्तित्ववादी दर्शन से वे प्रभावित थी और उनकी सहलेखिका थी। सात्र और सिमोन का जो रिश्ता था वह भी फ्रांस में उस दौरान काफ़ी चर्चा में था, विवादों के घेरे में था, क्योंकि सात्र और सिमोन पहले ऐसे जोड़े थे जो लिव इन में रहते थे, सहजीवन जीते थे। वे सहलेखन करते थे, सहजीवन जीते थे और अस्तित्ववाद की बात करते थे। स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते हुए दोनों के अस्तित्व के लिए स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण मानते थे। और यही बात समाज के ठेकेदारों को बहुत ज़्यादा नागवार गुजर रही थी और उसके बाद सिमोन ने 1949 में यह किताब लिख दी। खूब हंगामा हुआ था। सिमोन ने इस किताब को लिखने में 14 महीने लगाए, पूरे रिसर्च के साथ लिखी थी। एक एक बात, स्त्रियों से जुड़ी हर बात इस किताब में आपको मिल जाती है। सिमोन कहती है कि स्त्रियां भी होमोसेपियंस ही हैं। जिस तरीके से प्रकृति ने पुरुष को गढ़ा है, ठीक वैसे ही
स्त्री को भी गढ़ा है, कहीं पे भी कोई भेद वह नहीं करती है, तो स्त्री पुरुष से अलग कैसे है? बस थोड़ी सी जैविक भिन्नता उसकी अलग है, क्योंकि शारीरिक बनावट में स्त्री पुरुष से थोड़ी सी भिन्न है। सिमोन कहीं भी यह नहीं कहती है कि स्त्री पुरुषों से बहुत श्रेष्ठ है, वह बस बराबरी की बात करती है। कहती हैं कि उसे मौके मिलने चाहिए तो पुरुष और स्त्री बराबर हो जाएंगे। अगर मौका दो तो देखो स्त्रियां उतना ही और वैसे ही काम करके दिखाएंगी जैसा और जो कि पुरुष करते हैं। किताब को कई खंडों में बांटा गया है। इसमें स्त्रियों से संबंधित मिथकों के बारे में बताया गया है। शुरुआत होती है जैविक भिन्नता को लेकर के, स्त्री की जैवीय बनावट को लेकर के, और बड़ी बारीकी से एक एक बात जो भी आपने समाज में देखा है, खुद महसूस किया है स्त्रियों को लेकर के, वह सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा। बात जैविक डेटा की हो, मनोविज्ञान की हो, स्त्री इतिहास की हो, मिथकों की हो जो स्त्रियों को लेकर के गढ़े गए हैं, सबके ऊपर बारीक पड़ताल यहाँ पे की गई है और हर बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है। प्रभा खेतान ने जो इसका अनुवाद किया है स्त्री उपेक्षिता के नाम से, इसमें उन्होंने कहा है इसकी भूमिका की उनकी पूरी कोशिश है कि यह जो अनुवाद है वह सरल भाषा में हो और हूबहू रखने की मेरी पूरी कोशिश है। फ्रेंच पुस्तक तो मैंने नहीं पढ़ी है, यह अनुवाद ही मैंने पढ़ा है, और मैं कह सकती हूँ कि सचमुच यह अनुवाद बहुत अच्छा बन पड़ा है। सरस किताब के रूप में आप इसे देखेंगे तो आपको, चूँकि यह कथेत्तर साहित्य है तो कथा वाला रस यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी सोच को यह किताब बदल के रख देगी। इस किताब को आप पूरे खुले मन से पढ़िए, और हाँ, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि तब तथ्यों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और बहुत सारे जो नए पॉइंट हैं जो पहली बार पढ़ते समय आपकी समझ में नहीं आते हैं, आपके ध्यान में नहीं आते हैं, वह दूसरी बार में ज़रूर सामने आते हैं। काफ़ी समय से मैं इस किताब के बारे में बताना चाह रही थी, पाठकों के प्रश्न भी थे इससे संबंधित, बस टलता चला गया था। आज मैं इसका रिव्यू लेके आई हूँ, और सभी लड़कियों को यह किताब एक बार पढ़नी चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो भी आपको यह किताब पढ़नी चाहिए, ताकि आप अपने घर की, अपने आसपास की, अपने कार्य व्यवहार में जो भी स्त्रियां समाज में आपके सामने आती हैं उनको समझ सके, उनके साथ बराबरी का व्यवहार कर सके, आप उन्हें अपने से अलग नहीं मान सके। स्त्रियों को लेकर के जो आज भी बहुत सारी अपराध हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें कहीं न कहीं इस किताब के कारण कमी आने की संभावना है। आप पढ़ के तो देखें। प्रभा खेतान कहा करती थी कि सोचिए कि स्त्रियों के जो जीन्स होते हैं या जो ड्रेसेज होते हैं उनमें पॉकेट या तो होते नहीं हैं, और होते हैं तो इतने छोटे होते हैं कि उनमें आप पैसे तो रख नहीं सकते, हाथ भी नहीं जाते हैं, बस वो सिंबॉलिक होते हैं। यह बताता है कि समाज और बाज़ार स्त्रियों को क्या समझता है। हालांकि इन दिनों अब ऐसे कपड़े आने लगे हैं जिसमें पॉकेट सही रूप में पॉकेट जैसा होता है, तो बस आप यही समझ लीजिए कि स्त्रियों को एक सामान्य जो आउटफिट है, जो ड्रेस है, कपड़े हैं, उसे पुरुष के समकक्ष पाने में कितना संघर्ष, कितना समय लग गया। तो यह जो लड़ाई है स्त्री और पुरुष के बराबरी की, यह तो अभी जारी है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। पर फिलहाल आप इस किताब को पढ़िए, फिर पढ़ के मुझे बताइए कि यह आपको कैसी लगी। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली किताब के साथ। बाय।